भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जी। सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता। दोस्तों, आज लगभग 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर कोई जूं तक नहीं रेंगी है। कोई भी पूर्व सैनिकों की सुनवाई के लिए आज तक नहीं आया है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो जवान अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देने के लिए पूरी सेवा देकर आए हैं और जिन्होंने कुर्बानी भी दी है, जिनकी फैमिलियां, बच्चे आज तक भुगत रहे हैं, आज वो सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है पूर्व सैनिकों के लिए। ये विचार का विषय है। अब आपको सड़क पे आना क्यों पड़ा? क्योंकि आपको आपका हक नहीं मिल रहा। इस वजह से आज आप अपने अपने घरों से निकलकर जंतर मंतर पे, ये वो जमीन है जहां से कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। जो यहाँ पर आके तपस्या करता है उसको उसका हक मिलता है, वो अपनी बुलंदियों तक जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको भी आपका हक मिलेगा। जिस शिद्दत से आप लगे हुए हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, उम्मीद है कि आपको आपका हक जरूर मिलेगा। लेकिन मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़कर विनती है कि जिस तरीके से हम अनुशासित अपना पूरा जीवन व्यतीत करके आए हैं और आज तक जीते रहे हैं, उसी अनुशासन के तहत हमने अपनी जो मांगे हैं वो सरकार के सामने रखनी है। वैसे तो आपको सबको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी मैं छोटा सा उस पर प्रकाश डालता हूं कि हमारी विसंगतियां हैं क्या। हमारी विसंगतियों में ये जो मुद्दा शुरू हुआ है, ये तो शुरू हुआ है 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन से, जो अभी हर जुलाई 2019 से OROP सेकंड रिवीजन हुआ है। उसमें ज़्यादातर पेंशनर्स के पास में मैसेज आ रहा है, आपकी पेंशन में नो चेंजेस। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपकी पेंशन में चेंजेस ना हो? क्योंकि OROP उन लोगों को मिलती है जो पुराने पेंशनर हैं। नए पेंशनर के साथ में उनको लाया जाता है। जब नए पेंशनर की पेंशन ज़्यादा होगी तब पुराने वाले को उसके साथ में लाया जाना है। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई? 28,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने OROP रिवीजन के लिए दिया और आपके खाते में एक भी रुपया नहीं आया, तो फिर वो पैसा गया कहाँ? ये सवाल है, ये जांच का विषय है। क्योंकि 2014 में से लेके अब 2024 हो गए। इस समय पे आपका कुछ तो पेंशन बढ़ना चाहिए था, लेकिन कुछ रैंक ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं बढ़ा और यहाँ तक कि माइनस में है। जो नए पेंशनर हैं वो माइनस में चले गए हैं। सबसे बड़ी विसंगति ये है और इसके बदौलत जब सब्र का आपका बांध टूट गया तो आप यहाँ तक आ गए। अब रही दूसरी विसंगतियों की बात। दूसरी विसंगतियां ये हैं कि आपके साथ आपको जो जोखिम भत्ता मिलता है सर्विस पे, उसमें विसंगतियां हैं। जोखिम भत्ता आपके क्वालिफिकेशन के आधार पर नहीं है, वो आपकी लाइफ के रिस्क के आधार पर दिया गया है। ये डिफेंस को दिया गया है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, बाकी किसी सर्विस में नहीं है, क्योंकि उनका सबसे ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन इनके अंदर अगर हम खतरे को देखें कि किसको कितना खतरा है, तो सबसे ज़्यादा खतरा JCO और जवान का होता है, क्योंकि वो 24 घंटे एक्सपोज रहता है। उसका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा होता है। खतरा सभी को है, ऐसा नहीं है कि किसी को खतरा नहीं है, लेकिन खतरा सबसे ज़्यादा JCO और जवान को है, क्योंकि वो 24 घंटे एक्सपोज है। और आप देखेंगे कि उनकी जो पोस्टें बनी हुई हैं, आप राष्ट्रीय राइफल्स में चले जाइए, रिमोट एरिया में चले जाइए, 3 टप्पर की बनी हुई हैं, जिनमें वो सर्दी में, गर्मी में, चाहे वो अगर रेगिस्तान में हैं तो वो 50 डिग्री टेम्परेचर पर भी एक्सपोज रहता है।
अगर वो हाई एल्टी में है तो माइनस डिग्री टेम्परेचर में भी वो हमेशा एक्सपोज ही रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा उसका है, लेकिन सबसे कम उसको जोखिम भत्ता एमएसपी के रूप में दिया जाता है। दूसरी विसंगति, जब किसी पे कमीशन में आपका एक पे इनहेंस होती है, बढ़ती है, तो वो सबको एक समान बढ़नी चाहिए। क्यों? अगर पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो चाहे एक सिपाही खरीदे, चाहे एक जनरल साहब खरीदें, चाहे एक सिविलियन खरीदे, चाहे एक फौजी खरीदे, वो एक ही रेट पर मिलेगी सबको। तो इसी तरीके से दूसरे जो सामान हैं सब उसको एक ही रेट पर मिलेंगे, कोई कंसेशन नहीं होता है। जब कोई वहाँ कंसेशन नहीं है तो जो बढ़ोतरी होती है तो वो भी सबको एक ही रेशियो में बढ़ोतरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जेसीओ और जवान को 2.57 फिटमेंट फैक्टर से बढ़ोतरी दे दी जाए और दूसरे ग्रुप को 2.81 से बढ़ोतरी दे दी जाए, ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। ये तीसरी विसंगति। चौथा मुद्दा दोस्तों, डिसेबिलिटी का। हर आदमी के पास एक शरीर है। अगर एक जवान हो चाहे अफसर, किसी का एक पैर टूटा है तो वो एक ही वैल्यू रखता है उसके लिए। अगर कोई शहीद होता है, चाहे वो अफसर हो या जवान हो या जेसीओ हो, तो अपने माँ बाप के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए वो उतनी ही बड़ी क्षति होती है जितनी अफसर के लिए है, जेसीओ के लिए, जवान के लिए है। तो डिसेबिलिटी पेंशन में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो भी जिसने अपना पैर खोया है, उस पैर के खोने के कंपेंसेशन जो एक रैंक को मिलता है वो सबको एक समान मिलना चाहिए। पे एंड अलाउंसेस, एकोमोडेशन, अदर फैसिलिटीज वो आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर निर्धारित होती हैं। वहाँ किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। वो अपनी योग्यता के अनुसार मिलती हैं, अपने काम के अनुसार मिलती हैं। आपकी एंट्री रिक्रूटमेंट के थ्रू हुई है, दूसरे की एंट्री कमीशनिंग के थ्रू हुई है, तो वो उसके हिसाब से है। वहाँ पर किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये जो जनरल हैं जहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर भेदभाव हो रहे हैं, वो गलत है। उन्हीं के लिए ये धरना है। उन सब मांगों के लिए बहुत सारी हैं जिसका ज्ञापन माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को दे दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, किसी तरह का कोई प्रतिनिधित्व, किसी ने संपर्क साधने की कोशिश नहीं की। और दुर्भाग्य तो इस बात का है कि नेशनल मीडिया ने भी आज तक देश के रक्षकों को, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देने की कसम खाई थी, अपनी सेवा देकर आए हैं, उनको कवर नहीं किया है। क्या वजह है, क्यों नहीं कवर किया जा रहा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कवर करने से किसी की कोई टीआरपी बढ़ने वाली नहीं है। आप अनुशासित हैं, अनुशासन के तहत अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कोई उपद्रव करने वाले नहीं हैं। आप कोई सरकारी संपत्ति को आग नहीं लगा सकते, इसलिए किसी का ध्यान आपकी तरफ नहीं जाता। मीडिया का ध्यान तब जाता है जहां आप इस तरह की हरकतें करते हैं, वहां वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं। लेकिन आप ब्रेकिंग न्यूज़ अपने आप में बन चुके हैं। आज 1 महीना हो गया शांतिपूर्ण धरने पर हो, ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। कहीं ना कहीं ये बेचैनी का कारण जरूर होगा। ये आपकी परीक्षा हो रही है, आप इंतजार करें, अडिग रहें, विचलित ना हो, संयम ना खोएं। जरूर एक दिन आपकी बात सुनी जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मैं अपने सभी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूं, 3 अप्रैल, याद रखें 3 अप्रैल को अपने जिले में, अपने डीएम के पास, अपने जनप्रतिनिधि सांसद के पास, अपने जनप्रतिनिधि विधायक जी के पास अपनी मांगों का शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपें महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, अपने अपने जिले में जरूर ज्ञापन दें, रोड पे निकलें, सोशल मीडिया पे अपलोड करें। वातावरण में चारों तरफ 3 अप्रैल को
एक ही चीज दिखाई देनी चाहिए, पूर्व सैनिकों का ज्ञापन, पूर्व सैनिकों की मांग, उनकी विसंगतियों की मांग हर जिले से, हर जगह से उठ के आनी चाहिए। बोल भारत माता की जी की सैनिक एकता, सैनिक एकता, सैनिक एकता, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।